अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, आज आपके लिए डाइजेस्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आएगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। डाइजेस्ट पढ़ने वालों को तो ये अंदाजा होगा कि नॉवेलेट सिंगल एपिसोड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर नॉवेल पसंद आए तो नॉवेल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेती, नॉवेलेट की तरफ चलते हैं। रेहाना आफ्ताब आंख से निकला तो मोती हो गया। कायनात ने नेचुरल पिंक कलर के लिप ग्लोस से होंठों को रंगा, फैले हुए काजल को टिश्यू से साफ किया और तनकीदी निगाह से एक बार फिर अपना जायजा लेने लगी तो नौजवानी की चमक लिए उसकी गुलाबी रंगत तमतमा रही थी। लाइनर और काजल से सजी आंखें कुदरती खमदार पलकों से हसीन तर लग रही थी। सामने के फ्रिज करके इसने 2 चोटी बनाई हुई थी। अम्मी कैसी लग रही हूँ? कायनात शाहिना के सामने आ खड़ी हुई। वो दोपहर की हांडी के लिए फ्रिज से चिकन निकाल रही थी। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही है मेरी बच्ची। शाहिना ने बेसाख्ता साथ लगाकर उसके बालों पर लब रख दिए। खुले दरवाजे से शुएब अंदर आ चुका था। ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? इसने आते ही बात पूछ की। मैंने तो खुद बंद किया था आपके जाने के बाद, शाहीना बोली। फिर खुला कैसे? शुएब की घूरती नजरों से खाइफ शाहीना लब चबाने लगी। वो अब्बू, मैंने खोला था, साथ वाली हिफ्सा को आवाज देने के लिए, बंद करना भूल गई थी। कायनात ने सच्चाई बयान की। आइंदा दरवाजे पे आकर किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं। सख्त नापसंद है मुझे वो औरतें जो दरवाजे पर टंगी रहती है। शुएब की आवाज की गूंज से दोनों चुप रह गई थी। और तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? यूनिफॉर्म में मलबूस 14 साल कायनात शुएब की नजरों की गिरफ्त में थी। स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, इसी में जा रही है। शाहिना ने कायनात की मुश्किल आसान की। इतना सच धज के शुएब खा जाने वाली नजरों से शाहिना को देख रहा था। सिर्फ काजल और लिप ग्लॉस ही तो लगाया है, मुंह बंद रखो अपना। और तुम? शुएब ने धार कर शाहिना को चुप कराया और कायनात की तरफ रुख किया। फौरन मुंह धोकर बाल खोलो और सादी चुटिया बनाओ। शुएब के हुक्म पर कायनात वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अगर अभी मैं चाबी लेने वापस ना आता तो तुम इसी होलियों में भेज देती बेटी को बाहर। और ये देर से क्यों जा रही है स्कूल? खिजर और मीर कहाँ है? शुएब ने आने की वजह बताने के साथ तफ्तीश शुरू की। वो टाइम पर स्कूल चले गए। कायनात नाहम में है तो 10वीं की फेयरवेल पार्टी है, इसलिए उनकी तकरीब देर से शुरू होगी। साथ वाली हफ्सा के साथ जाएगी। शाहिना ने मालूमात बहाव पहुंचाई। तुम अहमक औरत, मेरी बातों का असर नहीं होता तुम पर। सहेलियों की झुरमुट में हंसी ठटोल करती जाएगी वो स्कूल। तुमसे कहा है ना, खिजर और मीर के बगैर उसे अकेले नहीं निकलने देना। तरबियत करना कब आएगी तुम्हें? तुम्हें क्या बोले बंदा जिसे खुद तरबियत की जरूरत है। शुएब जबान के निस्तर जा बजा शाहिना के वजूद पर पेवस कर रहा था। आइंदा अगर कोई कोताही देखी मैंने कायनात की तरफ से तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। शाहिना के लबों पर मजरूह मुस्कुराहट आ गई। कायनात की सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मुंह धोकर बाहर निकल आई। बाल खोलो जल्दी, हिदायत देकर शुएब अंदर कमरे में चला गया। कायनात चुपचाप आईने के आगे खड़ी होकर बाल खोलने लगी। शाहिना ने लब चबाते कमसिन कायनात की खामोशी महसूस की। आंखों का गुलाबीपन इसने नजरें झुकाकर छुपा रखा था। अम्मी, हम सारी सहेलियों ने एक जैसा का स्टाइल काजल और लाइनर के साथ लिप ग्लॉस के लिए फेयरवेल के लिए कहा था। कितने दिनों से इस तैयारी के लिए एक्साइटेड थी। सुबह से ही तैयारी में जुट गई थी। मगर आप? यकीनन मासूम सी ख्वाहिश को पानी में बहता देखकर वो खूब रोई थी। शाहिना के दिल पर कोई नेज़ा चबा था। शुएब कमरे से चाबी लेकर आ गया था। कायनात जल्दी आओ, शुएब ने आवाज दी। कायनात के हाथ और तेजी से उल्टी सीधी चुटियां बनाने लगी। आई अब्बू, उसे आवाज लगाई। शुएब के रौब दू बदू और दबदबे से तीनों बच्चे कांपते थे। शाहीन बेहस हरकत खड़ी थी। कायनात को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। खिजर और मीर आ जाएं और इसकी पार्टी खत्म ना हो तो खुद जाकर कायनात को ले आना। किसी दोस्त की आस में मत बैठी रहना। शुएब शाहिना को हुक्म दे रहा था। शाहिना से बात करना इसका यही अंदाज था। कायनात दुपट्टे पर सर ओढ़े 2 चोटी बनाए धुले हुए चेहरे के साथ खड़ी थी।
कोशिश करना भाइयों के साथ घर लौट आओ और आयदा से किसी तकलीफ में जाने की जरूरत नहीं, स्कूल पढ़ने भेजता हूँ इन चोचलों के लिए नहीं, चलो मेरे साथ। कायनात को हिदायत करके आगे चलने का इशारा किया। अल्लाह फिर जमी सर झुकाकर उसके आगे से गुजरती कायनात ने हौली से रुंधी आवाज में शाहिना से कहा और शुएब के पीछे चल दी। कायनात की दिली कैफियत पर शाहिना अफसुर्दा थी। सहेलियों को गुलाबी आंखें और तैयारी ना होने पर जाने कायनात क्या ताबीर देती। गेट की जोरदार आवाज आई तो शाहिना भागी। यकीनन दरवाजा बंद ना करने पर शुएब ने गेट पर गुस्सा उतारा था। शुएब 3 भाई और 2 बहनें थी। अनीस साहब के 2 बड़े जनरल स्टोर थे जो तीनों बेटे चलाते थे। वफात से पहले अनीस साहब ने एक जनरल स्टोर मजीद खोल लिया था ताकि तीनों बेटों की जाती कारोबार हो सके। अनीस और सफिया बेगम तीनों बेटों को साथ रखना चाहते थे, इसलिए घर 3 मंजिला तामीर किया गया था। शुएब ने पहली मंजिल में रहना पसंद किया। अनीस और सफिया बेगम भी शुएब के पोषण में रिहाइश पजीर थी। उनके लिए सीढ़ियां तय करना दुश्वार अमल था। दूसरे पर शुएब से छोटा और तीसरी मंजिल पर सबसे बड़ा भाई था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर की थी। अनीस साहब शाहिना की खिदमत गुजार तबीयत पर उसे बहुत सराहते थे। तीनों बहनों में इन्हें शाहिना से खासा लगाव था। उनकी वफात के बाद शाहिना हकीकतन खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी थी। सफिया बेगम 2 दिन से छोटी बेटी के घर गई हुई थी। इसके घर खुशखबरी आने वाली थी। शुएब की अकलौती बेटी कायनात और इसके 2 बेटे खिजर और मीर थे। कायनात 9वीं में थी और 10वीं में जाने वाली थी। खिजर और मीर 7वीं और 8वीं जमात के तालिबे इल्म थे। शुएब के बड़े भाई आसिफ के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे कॉलेज में थे और बेटियां ए लेवल स्कूल में पढ़ती थी। शुएब से छोटा असद था। इसके 2 बेटे थे जो प्रेप में थे। शाहिना की दिली ख्वाहिश थी कि कायनात भी ओ लेवल स्कूल में पढ़े, मगर शुएब मखलूत स्कूल का सख्त मुखालिफ था। भाइयों ने समझाया भी मगर वो अपने हट का पक्का था। ये बच्चों के साथ ज्यादती है। असद ने शुएब को समझाना चाहा, रहने दो, तुम क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो, माँ का क्या, औलाद को भुगतना पड़ता है। बर्तन समेटने शाहिना को कीना तोज नजरों से घूरती बेगम सफिया बेगम ने छोटे बेटे को हिमायत से रोका। कायनात की चौकीदारी के लिए खिजर और मीर को भी कुर्बानी देनी पड़ी और वो 7 वाले स्कूल में पढ़ने लगे जो लड़कों का था। शुएब के बच्चों में एतमाद की कमी थी, वजह शुएब का गजबनाक रवैया। जिटानी के बच्चे जब अपने स्कूल की भड़कियां मारते तो इनके रंग फीके पड़ जाते। अस्सलाम वालेकुम। कायनात भाइयों के साथ लौट आई थी। पार्टी जल्दी खत्म हो गई। शाहिना ने चंद घंटे बोझल दिल के साथ गुजारे थे। सफाई से फारिग होकर खाना बनाया था। शुएब दोपहर को घर से खाना मंगवाता था और शाहिना की जिम्मेदारी के वो वक्त से पहले सब तैयार रखे। कायनात को देखकर उसने हैरत कम इजहार किया। नहीं, पार्टी तो चल रही थी, दोनों ले आने आ गए तो मैं चली आई। कायनात ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम रुक जाती ना पार्टी खत्म होने तक, मैं खुद लेने आ रही थी तुम्हें। शाहिना को हर दर्जा मलाल था। इसके पसमर्दा चेहरे को देखकर नाहक इतनी धूप में आपको जहमत होती, इसलिए चली आई। अब्बू को भी मेरा ज्यादा देर बाहर रहना पसंद नहीं है ना। अपनी दानिश में उसने समझदारी दिखाई थी। इतनी कम सीने में ये समझदारी शाहिना को मजीद मलूल कर गई। बहुत भूख लगी है, क्या पकाया है आपने? खिजर ने उनकी गुफ्तशनीद को ब्रेक लगाए। चिकन कढ़ाई। शाहिना की नजरें कायनात पर थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दादी तो नहीं आई ना? वीर ने दबी आवाज में पूछा। शाहिना ने नफी में सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है, खिजर ने बेसाख्ता कहा। अल्लाह करे मजीद कई दिन ना आए, मीर भी दिली ख्वाहिश थी। कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? दादी है वो तुम्हारी? शाहिना ने गुस्सा दिखाया। सिर्फ हमारी ही दादी है ना, आप देखती नहीं है बड़े और छोटे अब्बू के बच्चों के साथ उनका रवैया कितना अच्छा होता है। हमसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती है, डांट फटकार हर वक्त। खिजर के मुंह बिगाड़ने कर बोलने पर शाहिना सर पकड़ कर रह गई। ये किस डगर पर जा रहे थे इसके बच्चे? दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर ने दरवाजा खोला। शाहिना भी दरवाजे तक आई। स्टोर पर काम करने वाला लड़का खाना लेने आया था। शुएब भाई ने कहा है कि पूछ कर आऊं कि कायनात घर आ गई है या नहीं। स्टोर का लड़का खाना लेकर जाते इस्तिफसार कर रहा था। शाहिना का हालत तक कड़वा हो गया। कह दो भाइयों के साथ आ ही गई है।
बादल नख्वास्ता जवाब देकर शाहिना ने दरवाजा बंद किया। कपड़े चेंज करके आती कायनात ने भी ये सवाल सुन लिया था। शाहिना की नजर कायनात पर पड़ी तो एक लम्हे दोनों एक दूसरे को देखती रही। कायनात ने नजर फेर कर फ्रिज खोलकर सर इसमें डाल दिया। खिजर और मीर खाना जल्दी लगाने के लिए शोर कर रहे थे। शाहिना किचन में चली गई। जोर से दबा लड़की, क्या हाथों में जान नहीं है? सफिया बेगम शाम को लौट आई थी। आते ही उन्होंने शाहिना और कायनात को लगा रखा था। कभी इनकी टांगों में दर्द होता, कभी सर में। अभी भी शाहिना को मसाले वाली चाय बनाने भेजकर खुद कायनात से पैर दबा रही थी। हिदायत पर वो और जोर जोर से दबाने लगी। इसकी नाजुक उंगलियां दुखने लगी थी, कलाई में भी दर्द होने लगा था। शाहिना बिल्कुल ही फुहड़ है तुम्हारी बेटी, जरा जो तुमने सिखाया हो इसे कुछ। शाहिना चाय लेकर आई तो सफिया बेगम ने लब खोलना जरूरी ख्याल किया। ये कोई नई बात ना थी। शाहिना और इनके बच्चों में कभी कोई खूबी सफिया बेगम को नजर नहीं आती थी। शाहिना कुछ कहकर अताब का निशाना नहीं बच सकती थी। शुरू में कई बार उसने इस नाइंसाफी पर आवाज बुलंद की थी और वो सफिया बेगम को इतनी गरा गुजरी थी कि जब तक शुएब ने शाहिना की हड्डी पसली एक न कर दी, उन्होंने हलक से पानी और खाना नहीं उतारा। जेठ और देवरानी भी इस जिल्लत से आगाह हो गए थे। तब से शाहिना ने कुछ कहना छोड़ दिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। वो जेठानी देवरानी को तफरीह लेने का मौका नहीं देना चाहती थी। सफिया बेगम की शाहिना की निस्बत दोनों बहुओं से ज्यादा बनती थी। जेठानी हुदा तो सफिया की सगी भांजी थी और देवरानी निगहत को वो खुद ब्याह कर लाई थी। देवर की शादी पर शाहिना को कितनी दिलखराज बातें सुनने को मिली थी ये वो ही जानती है। सारा खानदान जमा था। जब बड़ी जेठानी की बहन को रगीदा, अरे तुम भी तो अपनी शादी की वीडियो लाओ, देखते ही दुल्हन बनकर कैसी लग रही थी। घर से भागी हुई औरत की शादी की वीडियो कौन बनाता है भला? बात तो सोच समझ कर करो। जेठानी हुदा ने बहन के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, दुल्हन बनती है नसीबों वालियाँ। कमरे की हिद्दत चुच चुच और कई एक ही दबी हंसी बढ़ गई। शाहिना के कदम मन मन भर के हो गए थे। टीवी पर चलती जेठानी की शादी की वीडियो को उसने डुबडुबाई आंखों से देखा था। कुछ पल कुछ लम्हे कितने अहम होते हैं और जब वो रेत के तरह हाथ से फिसल जाएं, तो उनकी महरूमी पर आंखें सदा बरसती रही। मगर इनके लम्हों की कसक कभी दिल से खत्म नहीं होती। उन बातों को इदराक कई बार तकिया भिगोते शाहिना ने किया था, मगर वक्त बीत चुका था। उसने वक्त की कचकोल से अपने लिए फकत कंकर चुने थे और इन कंकरों की चुभन इसे ताहयात बर्दाश्त करनी थी। लाए मैं दबा देती हूँ। शाहिना ने चाय के साथ अपनी खिदमत पेश की। तुम जाकर पढ़ो, पेपर्स की डेट आने वाली है। शाहिना ने कायनात को जाने का इशारा किया। ये क्या पढ़ेगी? भाई मेरी नवासिया पढ़ने में है। युसरा की राइटिंग देखी है तुमने? क्या मोतियों सी है। सफिया बड़ी नवासी के गुन गाने लगी। कायनात जा चुकी थी। शाहिना के पास ठंडी सांस लेकर इनकी गौहर अफसानी सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतवार का दिन था। शुएब घर पर था और जिस दिन वो घर पर होता वो इन चारों के लिए अजाब का दिन होता था। शुएब की सुबह देर से होती थी। सफिया बेगम को 8 बजे नाश्ता चाहिए होता था, तो शाहिना के लिए कोई दिन सुकून का नहीं था। सफिया बेगम के बाद बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर शुएब के उठने के बाद इसे नाश्ता कराया। दरमियान में वक्फे वक्फे से सफिया बेगम की फरमाइशें भी चल रही थी। कभी चाय, कभी एक टोस्ट मुझे भी सेक के ला दो, अंडा भी फ्राई कर देना। सुबह ठीक तरह से कुछ खाया ही नहीं गया। हालांकि वो अच्छी तरह नाश्ता कर चुकी थी, मगर बेटे के आगे रोना जरूरी था। शाहिना जो दोपहर का मेन्यू पूछने आई थी, हुक्म की तामील को चल दी। किचन में माँ का हाथ बटाती कायनात ने भी ये पैगाम सुन लिया था। शाहिना किचन में आई तो कायनात बर्तन छोड़कर अंडा फ्राई कर रही थी, तो टोस्ट इसने टोस्टर में डाले हुए थे। दूसरे चूल्हे पर कहवा भी चढ़ा दिया था। ये सब देखकर शाहिना का सैरो खून बढ़ गया था। मेरी बेटी तो बहुत सुगड़ है भाई, उसने बेसाख्ता उसे साथ लगा लिया। ये दादी कितना झूठ बोलती है। मेरा नाश्ता भी जरा चका कहकर तकरीबन चट कर गई थी। नजर में किचन भी आ गया था। शिश चुप, सुन लिया तो आफत मचा देंगी। शाहिना ने जल्दी से तंबीह की। कायनात इस तरीके से ट्रे में नाश्ता लगाकर शाहिना के हवाले किया। यार भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। खिजर कायनात से गोया हुआ, तुम कौन सा दादी से कम खाते हो? फिर शुरू हो गए। मीर भी आ गया। शुएब और सफिया की एक साथ मौजूदगी में उन चारों की जायपना किचन ही होता था। बताया तो आधा हलवा दादी खा गई। खिजर बुरा मान गया। कायनात मुस्कुराकर इससे पूछने लगी, वो क्या खाएगा? शाहिना नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो ऊपर सीढ़ियों से जेठानी हुदा बमा अपने 3 बच्चों के
नीचे तशरीफ ला रही थी। आसिफ दोस्तों के साथ शिकार पर गए हैं, हमने सोचा क्यों ना आज लंच तुम्हारी तरफ करें, तुम लोग तो ऊपर आते ही नहीं, हम ही चले आए। निशानी मुकम्मल मेकअप किए तैयार खड़ी थी, जैसे नीचे नहीं कहीं पार्टी में जा रही हो। बच्चे भी लोग सुख से तैयार थे। अच्छा किया भाभी तो चली आई। शुएब बुझ गया। लोगों के साथ वो हंसता मुस्कुराता रहता था। सारी करवाहट शाहिना और बच्चों के लिए होती थी। शाहिना ने ट्रे सफिया बेगम के सामने रखी। खाला इतनी देर से नाश्ता कर रही है। हुदा सफिया बेगम की तरफ मुतवज्जा थी। शुएब के हाथ से रिमोट लेकर हुदा के बेटे ने म्यूजिक चैनल लगा लिया था। सॉन्ग पर तीनों बच्चे झूम रहे थे। शाहिना लाचार खड़ी थी। लंच में क्या बनाऊं? शुएब हुदा से बातों में मगन था। जब शाहिना ने सवाल किया, मुझसे क्या पूछ रही हो? भाभी और बच्चों से पूछो। शुएब ने नागवारी से उसे देखा। तुम भी आ जाया करो कभी ऊपर। हुदा को भी उसका ख्याल आ गया। भाभी फुर्सत नहीं मिलती। शाहिना ने बादल नख्वासा कहा। हाँ, इसके घर के काम ही नहीं निबटते, सुस्ती की मारी है। सफिया बेगम ने जोहर अफशानी की। शुएब तुम्हें समझाया भी था, मेरी बहन कशफ तो पागल थी तुमसे शादी के लिए, लेकिन तुमने कहीं और टांका जोड़ रखा था। अगर मेरी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। खुदा के हाथ चमका कर बोलने पर शाहिना का खून खोल उठा था। बस भाभी, गलती हो गई, अब तक पछता रहा हूँ। शुएब मुस्कुराकर भाभी से दिल लगी कर रहा था। खुदा के कहकर पर शाहिना से अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। भाभी, आप और बच्चे क्या खाएंगे? उसने जान छुड़ाना चाहिए। मेरे लिए तो बिरयानी और निहारी बना लो, बाकी बच्चों से पूछ लो। हुदा ने अपनी फरमाइश की। मैं नगेट्स ड्रम स्टिक खाऊंगी। हुदा ने की बड़ी बेटी हेरा ने अपनी फरमाइश बताई। मैं पिज्जा और जिंगर खाऊंगी। छोटी ने भी हसरत पूरी की। मुझे तो शाशलिक विद राइस चाहिए। बेटा क्यों पीछे रहता? काशान के लिए कस्टर्ड और यखनी पुलाव बना लो, वो ऊपर पड़ रहा है, कह रहा था कि खाने पर बुला लीजिएगा। खुदा ने मजीद फरमाइशी चिट पकड़ा दी। शाहिना बेचारगी से शुएब को देख रही थी। वो सब जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठे फरमाइश कर रहे थे। इतना सारा कुछ इतनी जल्दी बनाना और फिर कुछ सामान भी घर में नहीं है, इसे मजबूरी बताई। हुदा और बाकी सब सुनकर भी लाताल्लुक बढ़ गए। जो घर में बन सकता है बना लो, बाकी मैं ऑर्डर कर देता हूँ, होम डिलीवरी हो जाएगी। खाना बन जाए तो खिजर और मीर को रोटियां लेने भेज देना। भाभी को नहारी के साथ नान अच्छे लगते हैं। शुएब ने जैसे उस पर एहसान किया। भाई, कोल्ड ड्रिंक जरूर होनी चाहिए, गले में फंसता है खाना मेरा और मेरे बच्चों का। और शाहिना, रायता सलाद तो तुम बनाओगी ही, पुदीने की चटनी भी हो जाए तो मजा आ जाए। खुदा मुसलसल हिदायत दे रही थी। जी जरूर। शाहिना ने शक्ल गुम करने में आफियत जानी, वरना उसकी शक्ल देखकर इन्हें कोई फरमाइश याद आ जाती। क्या महीनों फाका करके आए हैं ये हमारा राशन खत्म करने? किचन में मौजूद तीनों ही सब सुन चुके थे। शाहिना की शक्ल देखते खिजर ने लब खोले। चुप करो, सुन लेंगे। शाहिना ने पेशानी दबाते हुए कहा। इन्हें समझ नहीं आ रही थी काम कहाँ से शुरू करें। मैंने चिकन पानी में रख दिया है, फ्रिज से निकाल कर बॉम्ब भी निकाल दिया है। पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं दोनों के लिए। बिरयानी और निहारी के बाद यखनी बना लेंगे। पुलाव के लिए प्याज चीरती कायनात ने उसकी मुश्किल आसान की। कितने भुक्कड़ हैं ये लोग, कैसे बेशर्मों की तरह मुंह भर भर कर फरमाइशें की हैं। याद है पिछली बार हम गए थे तो घंटों बैठने के बाद हेरा को 10 बार बड़ी अम्मी ने चाय बनाने के लिए कहा। तब वो बदमजा सा महलूल चाय के कप में हमारे सामने रखकर अपने कमरे में पढ़ने के बहाने गुम हो गई थी। मेरा नहीं, पिछला वाकया याद दिला रहा था। चुप कर जाओ, तुम दोनों पिटोगे अपने बाप से अगर सुन लिया किसी ने। शाहिना को शुएब का हवाला देना पड़ा। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। बीच में इनकी तवाज़े के लिए शरबत और रिफ्रेशमेंट का दौर भी चला। खाना तैयार हो चुका था। बिरयानी, नहारी, यखनी, पुलाव, रायता, सलाद, पुदीने की चटनी, शाशलिक, बॉइल्ड राइस तैयार हो गए थे। कस्टर्ड फ्रिज में ठंडा हो रहा था। कुछ रह तो नहीं गया? वो फिक्रमंदी से डिशेस को खोलकर चेक कर रही थी। खिजर और मीर रोटियां लेने गए थे। बाकी सब तैयार है। जो खाने होम डिलीवरी पर आए हैं इन्हें चेक कर लें। कायनात ने पूरा साथ दिया था। तैयारी अभी भी वो बर्तन साफ कर रही थी। बीच में जाकर उन सब के हुजूर सलाम भी कराई थी, वरना बदतमीजी पर लेक्चर सुनने को मिलता। हेरा और फिजा ने इसके प्रिंटेड सूट को तमखराना निगाहों से देखा। कितना थर्ड क्लास लास्ट ईयर का प्रिंट पहना हुआ है इसने, देखा? फिजा हेरा से कह रही थी। जैसे शुएब ने भी सुन लिया था। दोनों को की पर इसने एक नजर फिजा और हेरा के जदीद तराश खराश के
فروکس پر نظر ڈالی اور دوسری نظر کائنات پر جو اس کی نظروں کی حدت سے جلدی کچن میں روپوش ہو گئی تھی۔ کائنات اور شاہینہ کھانا لگا رہی تھی۔ بھابھی کاشان کو بھی بلا لے، شعیب نے ہدا سے کہا۔ جاؤ کوئی بھائی کو بلا لاؤ، ہدا نے تینوں بچوں کو کہا۔ مگر سب ہم نہیں جا رہے، ہمارا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے، کہہ کر چپ کے رہے۔ خضر یا میر میں سے کسی کو بھیجو، شعیب کی طرف سے اگلا حکم آیا۔ وہ روٹیاں لینے گئے ہیں، شاہینہ نے آگاہ کیا اور ان کی ناخلف اولاد پر ایک نظر ڈالی جو بڑے چھوٹوں کا لحاظ کیے بغیر فضول چینل لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی اپنی اولاد تو شعیب کو دیکھتے ہی ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، کجا کے ساتھ بیٹھ کر وہی تباہی دیکھتے۔ جاؤ کائنات تم بلا لاؤ بھائی کو، خدا نے حکم دیا تو کائنات شاہینہ کو دیکھنے لگی۔ خضر یا میر آ جاتے ہیں تو چلے جائیں گے بلانے۔ شاہینہ نے ٹالا۔ کون سا مریخ پر بھیج رہی ہوں تمہاری بیٹی کو جو منع کر رہی ہو؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس کا یخنی پلاؤ ٹھنڈا نہ ہو جائے، شاید ہم نے آ کر غلطی کی ہے۔ ہدا برا مان گئی۔ شاہینہ ڈر گئی۔ بھابھی ایسی تو بات نہیں ہے، میں خود بلا لاتی ہوں کاشان کو، شاہینہ نے شعیب کی گھورتی نظروں سے خائف ہو کر کہا۔ آپ رہنے دے، میں بلا لاتی ہوں۔ ماں کے لیے ہر گھڑی تیار رہنے والی کائنات جلدی سے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ ارے بھابھی منہ ٹھیک کریں، جاہل عورت ہے یہ۔ شعیب کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ کاشان بھائی، کائنات آواز دیتی ہر کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ اوپر بہت کم آتی تھی، اسے کاشان کے کمرے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک کمرے میں کاشان کی بڑی سی تصویر دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا، واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دہلیز پر رک گئی۔ کاشان واش روم سے برآمد ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سلیقے سے سلام کیا۔ کاشان آواز سن چکا تھا۔ کائنات کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر مسکرایا۔ وعلیکم السلام، اندر آؤ، کھڑی کیوں ہو؟ میں آپ کو بلانے آئی تھی، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں جلدی۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر کائنات غیر ارادی پر دوپٹہ شانوں پر برابر کرنے لگی۔ رکو، ساتھ چلتا ہوں تمہارے۔ اس کے مڑتے قدموں کو رکنے کا اشارہ ہوا۔ کائنات انگلیاں مروڑتی حکم کی تعمیل میں کھڑی رہی۔ پال بنا کر کاشان نے دل کھول کر پرفیوم کا اسپرے کیا۔ کائنات کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ میں چلتی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ کائنات جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی گئی۔ ارے ایسی بھی کیا جلدی ہے، چلتے ہیں۔ کاشان نے اسے سیڑھیوں پر جا لیا۔ کاشان کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھتے کائنات نے تقریباً بھاگتے ہوئے 2-3 سیڑھیاں عبور کی تھی۔ نتیجے میں کائنات کا دوپٹہ کاشان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اوپر آ کر لے لو۔ کاشان دوپٹہ لہراتے آفر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خباثت سے کانپتے ہوئے کائنات نے باقی کی سیڑھیاں بھی تقریباً پلانگتے ہوئے طے کی تھی۔ سب دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ شاہینہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی اوپر ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب بھاگتی ہوئی کائنات آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ شاہینہ اس کے حواس واختہ چہرے کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ کاشان کی حرکات و سکنات اسے پہلے ہی پسند نہیں، اس لیے وہ کائنات کو بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کاشان دوپٹہ ہاتھ میں لیے نیچے آ رہا تھا۔ چاچی سیڑھیوں سے گر گئی، یہ رہا دوپٹہ۔ باقی سب کی نظریں بھی اس کی طرف تھی۔ کیا دیوانی ہو گئی تھی جو سیڑھیوں پر ریس لگا رہی تھی؟ یہ دوڑنے بھاگنے کی عمر ہے اس کی؟ صفیہ بیگم نے کائنات کی پشت کو گھورتے لب کھولے۔ ابھی کاشان بھائی نے بدتمیزی کی کوشش کی۔ کائنات کے جملے پر جہاں شاہینہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہیں ہدا کسٹرڈ کا باؤل فرش پر مار کر چگاڑتی کھڑی ہو گئی۔ بدذات، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر الزام لگانے کی؟ ہدا آگے بڑھی تاکہ کائنات کو شاہینہ سے الگ کر کے اس کی پٹائی کر سکے، جو تھر تھر کانپتی ماں سے چپٹی کھڑی تھی۔ موم، میں تو اس کی عزت رکھنے کے لیے بہانہ کر رہا تھا، لیکن جب یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں سچ بتا دوں کہ میرے کمرے میں خود دوپٹہ اٹھار کے بیٹھی تھی۔ شعیب چاچو کے رویے کا گلہ کرتے مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میرے سمجھایا کہ ابھی بہت چھوٹی ہو تو برا مان کے چلی آئی۔ کاشان کے سفید جھوٹ پر شاہینہ فنی فنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات کی وجود کی کپکپاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ بے غیرت، ماں کا خون جو ہے اس کی رگوں میں، یہ تو کرے گی ہی ایسی حرکت۔ میرے پوتے پر الزام تراشی کرتے تجھے موت نہ آئی؟ صفیہ بیگم نے کائنات کو شاہینہ کی پناہ سے کھینچا۔ وہ جھول کر نیچے آ رہی تھی۔ شاہینہ نے بازو پھیلا کر اسے گرنے سے بچایا۔ ہدا اور صفیہ بیگم دونوں ماں بیٹی کی کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ شاہینہ کائنات کو ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ نازک سی جان اس حادثے کی تاب برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ہدا بگ جگ کر کے جا چکی تھی۔ لمبا چوڑا دسترخوان یوں ہی سجا ہوا تھا۔ خضر اور میر زمین سے کسٹرڈ صاف کر رہے تھے۔ شاہینہ نے اسے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ اس سارے قصے میں شعیب کی خاموشی شاہینہ کو چبھی تھی۔
शाहिना 4 भाइयों के बाद दुनिया में आई थी, तो सबकी आंख का तारा थी। शाहिना के वालिद फिरोज साहब की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप थी जो बहुत अच्छी चलती थी। शाहिना के बाद 2 और बहनों का इजाफा हुआ, मगर जितने नाज नखरे इसके उठाए जाते थे वो मोहब्बत किसी और के हिस्से में नहीं आई। घर में हर चीज की फरावानी थी। 300 गज पर मुश्तमिल घर में मोहब्बत का सिक्का चलता था। शाहिना बहुत शौक शरारती थी। इसकी दोस्त भी बहुत सारी थी जिनकी झुरमुट में वो स्कूल जाती और वापस आती थी। राह चलता कोई मन चला इनके बुलंद बात कहे पर कोई फिक्रा चुस्त करता तो वो जवाब देना अपना फर्ज समझती। कई एक को गरिबान से पकड़कर थप्पड़ भी जड़ दिया करती थी, और जो कोई बदतमीजी की कोशिश करता तो उसके चारों भाई शिकायत पर इसकी हड्डी पसली एक कर देते थे कि वो बेचारा फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर पाता। इन दोनों में मैट्रिक में थी जब मुसलसल एक लड़का इसके ग्रुप के इंतजार में खड़ा नजर आता था। तमाम सहेलियां एक दूसरे को इशारा करती रहती थी कि पता तो चले इसकी मंजूर नजर कौन है। सबका ख्याल था कि वो शाहिना के लिए खड़ा होता है क्योंकि वो सब में मुमताज नजर आती थी। ये भाम भी जल्द दूर हो गया जब शाहिना के 2 दिन स्कूल ना जाने पर तीसरे दिन वो इन सब से उसकी गैर मौजूदगी पर इत्तिसार करने लगा। आपके ग्रुप में जो शाहिना है वो 2 दिन से नजर नहीं आ रही, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? लुबना ने भवें उचका कर पूछा। वो मुझे अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूँ उनसे। उसके 2 टोक लफ्जों पर सब आंखें फाड़े उसे घूरने लगी। वो अपनी कजन की शादी में गई हुई है, कल आएगी स्कूल। अक्षय ने इत्तला दी। बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। अगले दिन स्कूल में इनका ग्रुप सारा दिन इसी लड़के के मुतालिक चर्चा करता रहा। तुम लोगों ने आराम से सुन ली उसकी बकवास, कुछ कहा नहीं? शाहिना ये किस्सा जानने के बाद सहेलियों से तफ्तीश कर रही थी। हम तो उसकी बहादुरी पर दंग रह गए थे, कुछ सूझा ही नहीं। ग्रुप में किसी ने कहा वापसी पे वो अपने मखसूस मुकाम पर नजर आया तो सबने एक दूसरे को टोका दिया। आ गया तेरा मजनू, देखते हैं क्या करती हो तुम। किसी ने शाहिना को उसका उकसाया। अपने लफ्जों का भरम और सहेलियों के उकसाने पर शाहिना इसकी सामने जा खड़ी हुई। कल क्या बकवास की तुमने मेरी सहेलियों से? धूप की तमाज़त से गुलाबी चेहरा लिए सर पर फाइल से ओके बनाए वो इसके सर पर खड़ी थी। सच कहा था, वो अपनी बात पर कायम था। मैंने अपने भाइयों से शिकायत लगाई तो इतनी मार पड़ेगी कि सारी हीरोपंती निकल जाएगी। शाहिना ने डराना चाहा। अगर मुझे पिटवा कर आपको खुशी मिलेगी तो ये शौक भी पूरा कर ले, लेकिन हॉस्पिटल मिलने जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपका। वो पुरशौक निगाहों से उसकी छोटी छोटी बिखरी लटों को देख रहा था। कल से नजर मत आना वरना पिटने की हसरत पूरी हो जाएगी। अपनी तय उसे धमका कर वो मुड़ गई थी। अगले दिन वो हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। रहने दो खड़ा, तुम्हें क्या कुछ कहता तो नहीं है ना? सड़क की किसी बाप की तो नहीं है जो खड़ा होने पर जुर्माना लगा दे। किसी दोस्त ने कहा। बात सही भी थी, वो कोई बदतमीजी नहीं करता था, ना फिक्रे कसता था, बस खामोशी से खड़ा देखता रहता था। शाहिना इरादी और गैर इरादी तौर पर इसकी मौजूदगी की आदी हो गई थी। कभी वो जगह बदल कर खड़ा होता या आने में देर हो जाती तो इसकी नजरें बेख्तियार चारों तरफ इसे ढूंढने लगती। बिलाखिर बोर्ड के इम्तिहान शुरू हुए और होकर भी खत्म हो गए। स्कूल जाना भी बंद हो गया और इस लड़के से मिलने का सिलसिला भी खत्म हो गया। यमुना एक दिन इसके घर आई तो इसकी मुट्ठी में एक तय किया हुआ पर्चा दबा गई। तुम्हारा मजनू मिला था, बहुत इसरार करके उसने कहा है कि तुम्हें देने को। शाहिना ने पर्चा खोला। मोहब्बत और जुनून की दास्तान लिखी हुई थी। इसकी सूरत नजर न आने पर बेकरारी रकम थी। शाहिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस तरह महकते लफ्जों में पहली बार किसी ने इजहार किया था। खूबसूरत लफ्जों का चुनाव और दीवानगी दर्ज थी। ये तो बुरी तरह से मर मिटा है तुझ पर, जवाब देगी? यमुना ने भी खत पढ़ा था, इफ्तिसार करने लगी। मैं इन खराबात में नहीं पढ़ना चाहती। कागज को मुट्ठी में दबाकर तोड़ मरोड़ कर इसने कोने में फेंक दिया। तुझे इससे मोहब्बत नहीं है? यमुना के इफ्तिसार पर इसने नफी में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी उसे। यमुना के जाते ही इसने ढूंढ कर मुड़ा हुआ कागज निकाला और इसकी शिकने दूर करके फिर से पढ़ने लगी। अगली बार यमुना फिर एक पर्चा लेकर आई। इसने गालबन पहले खत का हाल कह सुनाया था। जब ये खत में अफसरदी की थी, मर जाने की धमकी थी, एक बार मिलने की दरख्वास्त थी, उसे कह दो पागल न बनने, अब्बू और भाइयों को खबर हो गई तो जान से जाएंगे। उसने यमुना को तलकीन की। मेरे समझाने से नहीं समझने वाला, ऐसा कर तू उसे खत लिख दे, मैं दे दूंगी, शायद इस तरह तेरी बात को मान ले।
यमुना के समझाने पर शाहिना ने उसे खत लिखकर समझाने की सही की। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। यमुना डाकिया के फराइज अंजाम देने लगी। मैट्रिक में इसके अच्छे नंबर आए थे। कॉलेज में दाखिला मिल गया था। कोर्स मुकम्मल मुश्किल था, जिसके बायस उसके ग्रुप ने नजदीकी कोचिंग सेंटर में शाम की क्लासेस ले ली। शाहिना की हैरत इस वक्त सिवा हो गई जब इसने शुएब को भी इसी कोचिंग सेंटर में देखा। हालांकि ये कोचिंग सेंटर इसके इलाके से बहुत दूर था। बाद में शुएब ने बताया कि ऐसा इसने सिर्फ शाहिना के लिए किया था। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। साथ जीने मरने की कस्में खाई गई थी। कोचिंग की क्लासेस बैंक करके अक्सर वो दोनों डेट पर चले जाते थे। वो इसी रंग के कपड़े पहनती जो रंग शुएब कहता। इन दोनों इसे अपना भी होश नहीं था। वो शुएब के लफ्जों से तराशी हुई दुनिया का हिस्सा बन गई थी। हस्बे मामूल क्लास बंक करके वो आइसक्रीम बाहर में बैठे थे जब अपने दोस्तों के साथ शाहिना का बड़ा भाई भी दाखिल हुआ। इससे पहले कि शाहिना खुद को छुपाती, वो उसे देख चुका था। शाहिना का भाई दोस्तों के साथ वापस चला गया था। तुम्हें क्या हुआ? शुएब ने उसकी उड़ी रंगत पर इस्तिसार किया। भाई और उसके दोस्तों ने देख लिया है हमें। शाहिना के हाथ पांव फूल गए थे। बेशक वो घर भर की लाडली थी, मगर उसे खबर थी इसके वालिद और भाई इन मामलात में कितने सख्त हैं। ओह, फिर? शुएब भी किसी कदर परेशान हो गया। मैं घर जा रही हूँ। वो उठ खड़ी हुई। आइसक्रीम तो खा लो, मैं खुद छोड़ आऊंगा। नहीं, फिर किसी ने देख लिया तो मजीद शामत आ जाएगी। मुझे ऑटो करवा दो। शाहिना किताबें उठाकर बाहर निकल गई। घर पहुंचते तो खिलाफ तवक्का फिरोज साहब घर पर थे। हालांकि इस वक्त वो शॉप पर होते थे। भाई ने देरी किए बगैर बात इनके कानों के वो भाई और बाप की अदालत में इस वक्त सख्त फैसलों की धमकी के बाद मौका दिया गया था अपनी गलती सुधारने का। दूसरी तरफ शुएब मुसलसल इससे यमुना के जरिए राब्ते में था। इसने घर का नंबर भी ले लिया था। सबके सो जाने के बाद वो शुएब से बातें करती थी। पाबंदी और मुसलसल निगरानी के बावजूद शाहिना शुएब के ख्याल को दिल से नहीं निकाल सकी थी। कोचिंग जाता से बंद हो गया था, सो शुएब से मुलाकात की सबील नहीं बन रही थी। शुएब ने दिल के हाथों मजबूर होकर धमकी दी थी कि अगर वो इससे मिलने ना आए तो वो जहर खा लेगा। सारी रात बेरामी में कहीं एक बार फिर यमुना ने इसकी बात की और वो अपनी छोटी सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए फिरोज साहब से शाहिना को परमिशन दिलवाई। दोनों यमुना के घर के नजदीक आइसक्रीम बार में मिले थे, जहाँ शुएब बेचैन और बेकरार उसका मुंतजिर था। इसके बगैर मर जाने की धमकी दे रहा था, सिविल मैरिज की पेशकश कर रहा था। शाहिना भी अब इस दूरी से तंग आ गई थी। इसने सोचने का टाइम लिया था। शुएब की जुनून खैज मोहब्बत जिस तरह शिद्दत से शाहिना के दिल पर जकड़ पकड़ गई थी, वो एक कड़ा फैसला करने पर राजी हो गई। एक सुबह वो कॉलेज के लिए तो निकली, मगर कॉलेज जाने के बजाय एनी के घर पहुंचकर उसने कपड़े चेंज किए और जरूरी सामान जो पहले ही यमुना के हाथों इसके हवाले कर चुकी थी लेकर शुएब के साथ बाइक पर बैठकर नई दुनिया के सफर पर निकल गई। पीछे रह जाने वालों के सोदो जिया का एहसास किए बगैर कोर्ट मैरिज के बाद शुएब उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां वो 2 दिन रहे थे। दोस्त और इसके घर से भागी माशूका को तो मियां बीवी कहकर 2 दिन हमारे यहाँ रखता रहा। आने दिन तेरे बाप को करती हूँ तेरा हिसाब किताब। दोस्त की माँ ने जब दोस्त को रगेदा तो नाचारे ने अगली मंजिल की तरफ कोच करना पड़ा। तमाम दोस्तों ने साथ देने से मुआवजत कर ली थी। शुएब की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई किराए का घर अफोर्ड कर सकता। एक हफ्ते की पिकनिक ट्रिप के बहाने घर से दूर था। अब बीच सड़क पर खड़े रहने से तो बेहतर उसे घर जाना लगा। शाहिना को मुतारिफ कराने पर सफिया बेगम ने जितनी गालियां दी थी ये अलग किस्सा था। जिठानी खुदा की तंज भरी बातें शाहिना को बावर करा रही थी कि सफर दुश्वार है। शुएब के वालिद 19 साहब ने मामले को संभालने के लिए शाहिना के वालिद से राब्ता किया था ताकि दोनों घरानों की इज्जत बनी रहे। हमारी बेटी हमारे लिए उसी वक्त मर गई जब उसने आपके बेटे के साथ भागने के लिए घर की दहलीज अबूर की थी। हमारी 2 बेटियां हैं और हम कोशिश करेंगे जो है गलती हमने आपकी बहू की परवरिश में की वो ना दोहराए। अपने बेटे और बहू से कह दीजिएगा गलती से भी हमारे घर की तरफ ना आए, वरना आपको उनकी लाशें वसूल करने के लिए आना पड़ेगा। फिरोज साहब के बेलचक रवैये पर अनीस साहब की आस टूट गई। शाहिना ने भी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। शाहिना ने मोहब्बत की बाहें पकड़कर जिस राह पर कदम रखा था उसे इसका पैर लहूलुहान होने लगे थे। सफिया बेगम और जेठानी की दिल जलाने वाली बातें जब वो शुएब से करती तो वो उल्टा बरहम होने लगता। बहुत तब्दीली आने लगी थी। पागल हो गया था मैं। जब इश्क मोहब्बत चाहत का खुमार चढ़ता है तो सारी समझ बूझ चोर दरवाजे से भाग जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी।
पढ़ने लिखने की उम्र में तुमसे दिल लगा बेटा, इंटर भी कर पाऊंगा या नहीं? 18 साल की उम्र में बाप बनने की खुशखबरी दे रही हो मुझे। शाहिना की खुशखबरी सुनाने और इसके रवैये पर गिला करने पर शुएब हट पड़ा था। बहुत जल्द उसने मोहब्बत का चोला उतार फेंका था। शाहिना अपनी मोहब्बत के मलबे तले साकित नजरों से उसे देख रही थी। इसकी उम्र कौन सी ज्यादा थी, 15 या 16 साल, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितने सालों का भुगतान भुगतना है। रफ्ता रफ्ता शुएब का नर्म गर्म रवैया सख्त तर होता गया। जिन होठों से फकत इसके लिए फूल झड़ते थे, उनसे रिश्ता निकलने लगे जो शाहिना के दिल में पेवस्त हो जाते। कायनात की पैदाइश के बाद शुएब मजीद पागल हो गया था। वो बहुत छोटी थी जब शुएब ने स्लीवलेस और मॉडर्न कपड़े पहनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसे लड़कियों के स्कूल में डाला, 2 बेटों के बाद भी इसका मिजाज न बदला। कायनात के दोस्त बनाने की इजाजत न थी, अकेले आने जाने का सवाल ही न था। इस हद तक पाबंदी पर शाहिना ने इसे समझाना चाहा, जिस तरह मैं अपनी बेटी को पाल रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाप ने इसी तरह तुम पर नजर रखी होती तो तुम मेरे साथ बाइक पर सैर सपाटे ना कर रही होती। वो तो मैं था जिसने शादी भी की और तुम जैसी मुसीबत को गले का हार बना रखा है। कोई और होता ना तो ऐश करके फेंक चुका होता और तुम किसी बदनाम जगह का हिस्सा होती। मैं तुम्हारे बाप जैसी गलती नहीं करना चाहता। शुएब के लफ्जों के शोलों में घिरी शाहिना कुछ कहने के काबिल न थी। सास अलग ही इसकी जान की दुश्मन थी। वो अक्सर कोनों में बैठी रोती रहती थी। कायनात के साथ होने वाली हक तलफी की जिम्मेदार खुद को गर्दानती। शाहिना 24 साल की थी। वो कहीं से 3 बच्चों की मां नहीं लगती थी। शुएब ने उसे ससुराल में मुकाम दिलाने के लिए कुछ न किया था, बल्कि तस्दीक उड़ाने में वो पेश होता। बीवी और बच्चों का इसने किसी महाज पर साथ नहीं दिया था और आज तो कायनात होश में आ चुकी थी, लेकिन उसने आंखें बंद करके खुद को सोता जाहिर किया। शाहिना इसके सराहने ही बेटी थी। खिजर और मीर भी सहमे हुए अपने कमरों में थे। सफिया बेगम को इस आलम में भी अपनी जरूरतों की पड़ी थी। वो शुएब से शाहिना की शिकायतें लगा रही थी। शाहिना सब अनसुनी किए बैठी रही। जी हजूरी की जिंदगी जी कर इसने देख लिया था, फकत जिल्लत ही मुकद्दर हुई थी। माँ की शिकायत पर शुएब ने उसे आवाज भी दी थी। वो इसके बुलावे को भी नजरअंदाज करके बैठी रही। सारी रात अपना एहतसाब और खुद को लानत मलामत करते गुजर गई। सुबह की रात की तरह बोझल थी। सफिया बेगम नाश्ता टाइम पर ना मिलने पर आग बगूला हो रही थी। आप जाए, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ। कायनात के समझाने पर शाहिना किचन में गई थी। कौन मर गया है जिसका शोक मना रही हो तुम माँ बेटी? नाश्ता इनके सामने रखा तो वो हस्बे आदा जहरखंद हुई। शाहिना ने बाकी सब का नाश्ता बनाया। खिजर और मीर स्कूल जा चुके थे। शुएब अभी तक सो रहा था। गालिबन दुकान जाने का इरादा न था। शाहिना अपना और कायनात का नाश्ता ले आई। बज़िद इसरार उसे थोड़ा सा खिलाया। स्कूल का टाइम निकल गया था। इसकी ज़हनी कैफियत को मद्देनजर रखकर शाहिना ने छुट्टी कराना मुनासिब समझा था। कल तो समझो हद ही हो गई। इन हरामजादियों ने मेरे काशान पर बदकिरदारी का बहतान लगाया। बाकी की तफसील मैं तुम्हें आने के बाद सुनाऊंगी। बस तुम चली आओ। बहुत कड़ा वक्त गुजारा कल मुझ पर। बेवकूफ हूँ जो गुनाह को पालती आ रही हूँ। इसी वक्त तलाक दिलवा कर घर के बाहर निकाल फेंकती तो आज हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। सफिया बेगम बेटी को फोन पर सुना रही थी। शाहिना ने गुजरते हुए इनके कलमात सुनने के बाद कदम रोक लिए थे। इसी वक्त शुएब भी मुंह धोकर इसी तरफ आ रहा था। इसने भी सारी बातें सुन ली थी। शाहिना ने एक तल्ख निगाह शुएब पर डाली थी, फिर अपने मामूल में लग गई। दिन चढ़ने की देर थी। शाहिना की दोनों नंदे आ गई थी। आसिफ भी शिकार से लौट आए थे और उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो शुएब से जल्द बात करेंगे। देवरानी के कानों तक भी ये बात पहुंची तो वो भी मैके से लौट आई और सफिया से कल का अहवाल जानने के लिए चली आई। इस सारे मामले में असद खामोश था। खुदा जाने कैसा नसीब है मेरे भाई का। जब से ये मनहूस इसकी जिंदगी में आई है, खा गई मेरे भाई की खुशियों को। जब लड़के क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं तब इस पर बाप बनने की जिम्मेदारी आ पड़ी। तालीम मजदूरी छोड़कर कारोबार में लग गया। 31 साल की उम्र में 14 साल की बेटी हो गई और अब बेटी की करतूत देखो। बड़ी नन शुएब को बिठाए गालिबन भाई की नादीदा खुशियों का मातम कर रही थी, जो बयान करके वो माथा पीट रही थी। घर में तो अब तुम्हारी बेटी खपेगी रही। इतना कुछ होने के बाद आसिफ भाई और भाभी तुम्हारी बेटी को पूछेंगे नहीं। तुम किसी राह चलते से बेटी के 2 बोल पढ़ा कर रुखसत कर दो, वरना माँ की तरह कोई चांद चढ़ा कर जिंदा दरगोर कर जाएगी तुम्हें। भाइयों के बीच तो यूं भी फूट डलवा दी है। छोटी बहन शुएब को सुलाह दे रही थी, किसी की बच्ची के बारे में जिक्र करते अपनी औलाद को ना भूलो। कायनात बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे काशान पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। असद ने नागवारी से टोका तो आखिरी जुमले पर सब इसके सर हो गई।
किचन में इन सब के लिए खाने का एहतमाम करती शाइना और पीढ़ी पर सर झुकाए बेटी कायनात सारी गुफ्तगू सुन रही थी। दावती खाना खाकर अपनी अपनी जबान से जहर इनके जिस्मों में उंडेल कर सब बाकी का वक्त ऊपर गुजार कर अपने अपने घर को लौट गए थे। रात ने तारों भरा आंचल ओढ़ लिया था, सब सोने के लिए लेट गई थी। शुएब टीवी पर न्यूज देख रहा था, चाय का मग इसके सामने रखती शाइना कमरे की बिखरी चीजों को जगह पर रख रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर कायनात अंदर जा चुकी थी। कुछ चाहिए बेटा? शाइना उसे देखकर चौंकी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों का सामना हो, मगर अब कायनात खुद चलकर आई थी। मैं अब्बू से कुछ कहने आई थी, आप मसरूफ तो नहीं है ना, बात कर लूं? शाइना को जवाब देकर वो शुएब की तरफ आ गई। शुएब गहरी नजरों से कायनात के चेहरे को देख रहा था। आज इसके अंदाज में जो खुद एतमादी नजर आई वो पहले कभी नहीं देखा था उसने। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेना। शाइना नहीं चाहती थी कि शुएब की तरफ कब्जों से मजीद इसकी रूह चलनी हो। शुएब ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और कायनात को बोलने का कहा। बोलो। मैंने जब से होश संभाला खुद को और दोनों भाइयों को नाकर्दा गुनाह की सजा पाते देखा। हर जुल्म हर ज्यादती पर हमारे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप आका बनकर हमारे नसीबों का फैसला करते रहे और मैं सर झुकाकर मानती रही कि आप मेरे वालिद हैं। आपकी डांट फटकार सुन रही कि यकीन जो था आप मेरे लिए शजर सायादार हैं, जमाने की हर सरगर्म से मुझे बचाएंगे। लेकिन कल मेरा यकीन पाश पाश हो गया। आपने एतमाद की चादर मेरे सर पर नहीं डाली। कमरे में मौत की सी खामोशी थी, सिर्फ कायनात की बेतासुर आवाज थी जो इसके नन्हे से दिल पर लगी थी, जिसकी सदा कमरे में गूंज रही थी। जब पैदा करने वालों को मुझ पर एतबार नहीं तो मैं बाहर वालों से कैसे इज्जत तलब कर लूं? सब आए मेरे किरदार पर उंगली उठाने और सबने मुझे बहुत अच्छे अलकाबात से नवाजा। अपने बहन भाइयों के आगे आपने बेटी के लिए एक लफ्ज नहीं निकाला, क्योंकि आपको भी मुझ पर एतबार नहीं है। मैं अगर सूली पर चढ़ जाऊंगी तो भी आपको अपने हक में बोलने पर राग़िब न कर सकूंगी। वजह आपका माजी है, जहां आपने एक लड़की को मोहब्बत के सपने दिखाकर बरगलाकर इसे घर बदर कराया और फिर पत्थर भी खुद मारने लगे सबके साथ। शाइना के लफ्ज हिल गए थे, वो लड़खड़ाकर बेड पर टिक गई। कायनात के अंदर कौन सा आतिश पेशाब हट चुका था, वो लाइव थी। शुएब भी दम साधे बैठा था। जो गुनाह जो जुर्म आप दोनों ने किया, इसकी सजा सिर्फ इस औरत ने भुगती। गालियां कोसने जिल्लत सब इस औरत के मुकद्दर बन गए और वाकई ये इसकी हकदार भी है। ये बेवकूफ ना अंदेश थी जिन्होंने एक मर्द की बातों में आकर न सिर्फ अपने बल्कि अपनी नस्लों की जिंदगी दांव पर लगा दी। न पीछे रह जाने वालों के दर्द तकलीफ का सोचा, न इनकी मोहब्बत का खिराज दिया, सिर्फ खुदगर्जी से अपने लिए सोचा। आप दोनों ने कभी हम बच्चों की महरूमी का गुमान भी किया है? जब बच्चे नाना नानी खाला मामू और इनकी मोहब्बतों का जिक्र करते हैं, छुट्टियां गुजार जाते हैं, तब हमारे अंदर कैसी महरूमी पैदा होती है। जाते हैं आप लोग दुनिया की हजार नेमतों के बावजूद जिसके पास रिश्तों की दौलत ना हो, वो खुद को कैसा कल्लाश गर्दानता है। जानते हैं आप लोग दोनों के पास किसी सवाल का जवाब न था। शुएब की ख्वाहिश थी इस जुर्रत पर कायनात को थप्पड़ लगाए, मगर इनमें बिल्कुल हिम्मत न थी। तब ने आपको जल्द से जल्द मेरी शादी का मशवरा दिया, लेकिन मैं अपने साथ ये इंसाफी नहीं होने दूंगी। मुझे पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ के अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि मैं जान गई हूँ बाप भाई शोहर बच्चे औरत का कोई सहारा नहीं बनता, उसे अपने लिए खुद मजबूत होना पड़ता है। आप भले मुझ पर लाख पाबंदियां लगाए, गार्ड्स के साथ मुझे तालीमी इदारे भेजे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पढ़ूंगी, शऊर हासिल करूंगी। मर्द और शादी ये दोनों चीजें मेरे लिए गैर अहम है। मैं नफ्स परस्त नहीं हूँ। भले मैं यहाँ बैठी बूढ़ी हो जाऊं, लेकिन मैं कभी आप लोगों की हरकत नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी आने वाली नस्लों की फिक्र है। कल को इन्हें ये ना सुनना पड़े, अरे इसकी माँ भाग कर आई है, इसके बाप ने इसकी माँ को भगा कर शादी की है। शादी जैसे मुकद्दस लफ्ज को मैं अपने और अपनी नस्लों के लिए गाली नहीं बनाना चाहती। मुझे सुकून से पढ़ने दे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका जिस दिन मिले सबूत के साथ इस दिन मेरा सर कलम कर दे। मैं उफ नहीं करूंगी, लेकिन किसी की इल्जाम तराशी की पादाश में मुजरिम नहीं बनूंगी, ना सजा झेलूंगी। तालीम के बाद आप लोग जिससे चाहे जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मैं आप लोगों के हुक्म की तामील करूंगी। अभी भी मैं तालीम की कुर्बानी देकर सजा के तौर पर शादी कर सकती हूँ, लेकिन ना करदा गुनाहों की सजा पर सारी जिंदगी से सकती रहूंगी। और मैं इतनी मजबूत नहीं कि अपने किरदार पे लगा बदनुमा दाग बर्दाश्त कर सकूं। मैं कायनात शुएब हूँ, शाइना फिरोज नहीं। मजबूत लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके कायनात रुकी रही थी।
वो कमरे से निकल गई। दोनों नफूस के होते हुए भी कमरे में मौत की सी खामोशी थी। शोएब में हिलने की भी सकत न थी। वो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। शाहीना को नर्म गर्म बिस्तर कांटों की तरह चुभ रहा था। इसे किसी कल चैन नहीं नसीब था। घर के पिछले हिस्से में आकर वो खुले आसमान तले घुटनों के बल कच्ची जमीन पर बैठ गई थी। एक दिल खराश चीख लबों से आजाद हुई। अगर ये चीख अंदर दब जाती तो शायद उसकी दिमाग की नसें फट जाती। 15 साल हो गए थे इसे इस जिल्लत भरी जिंदगी को गुजारते। वो जोर जज्बों से ने इसकी मुकद्दर में स्याही लिख दी थी। 1000 बार वो रोई थी, मगर आज जिस तड़प के साथ आंसू आंखों से बह रहे थे वो कायनात के लफ्जों के बाइस थे। मासूम कमसिन सी 14 साला लड़की जब बोल रही थी तो लग रहा था 34 साला कोई औरत बोल रही है। इतनी समझ बूझ थी इसमें। और इससे इसकी मासूमियत छीनने वाले कौन थे? इसके वालिदैन, जिन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात और जज्बातियत के हाथों एक नस्ल को दोराहे पर ला खड़ा किया था। आंसू से शाहीना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। तभी इसके हाथ पर एक हाथ आ पड़ा था। कायनात पुकार दिल से निकली थी। इसे गर्दन घुमा कर देखा। वो शोएब था, थका पसमर्दा। माँ बच्चों की पहली दस्तगाह होती है और मेरा वजूद मेरे बच्चों के लिए एक बदनुमा दाग के सिवा कुछ नहीं। वो फिर तड़प कर रो पड़ी। जितनी कसूरवार तुम हो इतना मैं भी हूँ, लेकिन कायनात ने ये सच कहा ना, सजा सिर्फ तुमने भुगती। इसके हाथों पर दबाव डालते शोएब ने एतराफ किया। शाहीना के आंसू ठठर गए थे। वो इकबाल जुर्म कर रहा था, इस जुर्म की जिसकी वो अकेली उम्र कैद की सजा भुगत रही थी। माफी तलाफी गुनाह सजा को पीछे छोड़कर क्या हम आने वाले कल में अपने बच्चों के लिए खुशी कशीद नहीं कर सकते? इनके मासूम जहनों से तल्ख यादों बातों को मिटाना मुश्किल सही, क्या हम कुछ अच्छी यादें नहीं बना सकते? शोएब आसपास से पूछ रहा था। कायनात के बेतासुल लेकिन नम लहजे ने से अर के निदामत में भिगो दिया था। शाहीना ने अजबात में सर हिला दिया। एक नया दिन तिलू हो चुका था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शोएब की हिदायत पर शाहीना ने सबका नाश्ता साथ ही लगाया था। सफिया बेगम अपने ट्रे लिए सोफे पर चढ़ बैठी थी। शोएब भी अपने कमरे से तैयार होकर निकला था। तीनों बच्चों को सांप सूख गया था। वो देर से नाश्ता करता था और आज तक शायद ही उसने बच्चों के साथ एक साथ बैठ कर नाश्ता किया हो। तुम भी आ जाओ, शाहीना को चाय लाते देखकर शोएब ने हिदायत दी तो सफिया बेगम भवें उचका कर दोनों को देखने लगी। जितने तुम बच्चों के साथ ज्यादती हो चुकी है इसका अजाला तो शायद मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम लोग अपनी स्कूल से खुश नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। कायनात, तो पर भाइयों के साथ आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत समझदार बच्ची हो मेरी। शोएब ने कहते हुए इसे साथ लगा लिया तो कायनात के आंसू रवा हो गए। जोश जज्बात में रात वो न जाने क्या क्या कह गई थी। दिल में डर भी था, मगर जो हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था। ये कौन सा नया नाटक है भाई? सफिया बेगम ने तीर फेंका। लंच में साथ ही करने आऊंगा, फिर शाम को हम बाहर जाएंगे। माँ की बात नजरअंदाज करके शोएब बोल रहा था और तीनों के मुंह हैरत से खुल गए थे। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या, जो इस बाजार घर से भागी हुई औरत के बच्चों के चौंचले उठाने को बावला हुआ जा रहा है? सफिया बेगम तिनक कर ट्रे पटक कर बोली। शोएब के माथे पर लकीरें गहरी होने लगी। अम्मा, ये औरत घर से किसी और के लिए नहीं मेरे लिए भागी थी, मेरे कहने पर। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे इनके नाज नखरे उठाने हैं। आइंदा मेरे बच्चों को आप इसकी माँ का ताना नहीं दीजिएगा। और अब मैं शाहीना के लिए भी गलत बात नहीं सुनूंगा। ये मेरी बीवी है। आप भी एक जगह रहकर कनूतियत का शिकार हो गई है। कुछ दिन असद और आसिफ भाई के पोर्शन में भी रौनक बख्शने जाइए। हुदा भाभी और राबिया भाभी को भी खिदमत का मौका दें। शाहीना यूं भी फूहड़ और सुस्त औरत है आपकी नजर में। शोएब की सलाह पर सफिया बेगम को आग लग गई। वो बड़बड़ाने लगी। जल्दी करो, देर हो जाएगी स्कूल से। शाहीना ने घड़ी की तरफ देखते तीनों को जल्दी से कहा। आज मैं खुद ड्रॉप करूंगा अपने बच्चों को। गाड़ी की चाबी उठाते शोएब भी उठ खड़ा हुआ। तीनों खुशगवार हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। शाहीना, तुम भी चलो, इसी बहाने सुबह की ताजा हवा में सांस भी ले पाओगी। शाहीना पैरों में चप्पल डाल कर खड़ी हो गई। शोएब, मुझे तुमसे पिछले किस्से के मुतालिक बात करनी है। आसिफ ऊपरी मंजिल से पीछे आ रहे थे जब वो सब निकलने लगे थे। इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। काशान मेरा सगा भतीजा ना होता तो अब तक मैं इसका खून कर चुका होता। आइंदा इस किस्म की किसी हरकत पर मेरे रिश्ते भूलने में देर नहीं लगाऊंगा।
मुझे अपनी बच्ची पर मुकम्मल भरोसा है। चलो सब। शुएब ने रुककर आसिफ को सख्त लफ्जों में तंबीह की थी। कायनात का सर बुलंद हो गया था। सब थोड़े फासले पर मौजूद स्कूल की तरफ सफर कर रहे थे। इन पांचों की जिंदगी की ये हसीन सुबह थी। चंद किलोमीटर का सफर इनकी जिंदगी का यादगार सफर बन गया था। शाहिदा ने भी खुली फिजा में आसूदगी से सांस लिया था। इसकी जात पर लगा बदनुमा दाग धुला था नहीं था, मगर मान, मोहब्बत, आसूदगी एतबार के अक्स से धुंधला जरूर गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवलेट आपको पसंद आया होगा। अगर ये नॉवलेट आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।